हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं प्रॉक्सिमा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पटवार 2025 के लिए साइंस की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड फेज में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना डेफिनेटली है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन डिजीज है और ह्यूमन हेल्थ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बात तो ये कि मानव स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है। मानव स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? तो स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि बाहर से या शारीरिक फिजिकली रूप से स्वस्थ दिखने को ही स्वास्थ्य कहते हैं। इसमें फिजिकली यानी कि शारीरिक, मेंटली यानी कि मानसिक एंड सोशली यानी कि सामाजिक, तीनों फॉर्म में, तीनों रूप में अगर परिपूर्ण है कोई भी इंसान, यानी कि एक रूप में हम कहें कि वो खुश है, या चाहे उसे मेंटली रूप से देखें, चाहे उसे फिजिकली रूप से देखें, चाहे सोशली रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, अगर वो तीनों रूप से परिपूर्ण है, अपने आप में तीनों से कुशाली ढंग से जीवन जी रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसे हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं उसे। अगर इन तीनों में से किसी भी फेज में अगर डेफिशिएंसी होती है, उसमें कमी होती है, या किसी भी एक फेज में, किसी भी एक स्टेज में जो है उसमें कमी पाई जाती है, कि मान लो कि शारीरिक रूप से भी वो फिट है या स्वस्थ है, साथ में वो सोशली रूप से भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो मेंटली रूप से ग्रसित है, मानसिक पीड़ाओं से वो ग्रसित है, तो भी उसे हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में तीनों फॉर्म में वो फिट होना चाहिए, तीनों फॉर्म में वो खुश होना चाहिए। इसके लिए WHO, जो कि एक यूनिवर्सल तौर पर या पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर काम करता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, UN, यूनाइटेड नेशन के बाद उसी की एक ब्रांच है जो पूरे वर्ल्ड वाइड रूप में काम करती है, वर्ल्ड वाइड बेस पे काम करती है। तो ये इसकी एक मानक परिभाषा है, स्टैंडर्ड इसने डेफिनेशन दिए। तो अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में इसने बताया है कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से परिपूर्ण व्यक्ति को ही एक स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति कहा जा सकता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए आज भी विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उसका रीजन ये है कि इसकी स्थापना का यह दिन था, 7 अप्रैल। अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में यानी कि मुख्यालय के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये जीएस में क्वेश्चन बनता है। जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है, स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है जेनेवा। इसी जेनेवा में WHO का कार्यालय यानी कि उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ से जीएस के रूप में ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे WHO की फुल फॉर्म बन जाती है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में इसकी स्थापना का दिन या जो टोटल दिनांक है वो भी पूछ लिया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कई बार जनरल नॉलेज में काफी बार इसको पूछा गया है, यानी कि इसके जीके एंड जीएस दोनों की फॉर्म में दिया जा सकता है। ये बार बार हमें देखने को भी मिलता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, तो देखते हैं कि रोगों का अध्ययन, जो रोगों का अध्ययन है वो जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान का नाम है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, ये जो पैथो शब्द है ये रोग कारक या रोगाणु से मिलकर बना है, ये उसका इसका तात्पर्य है। जैसे कि रोगाणु है, तो रोगाणु वे होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये सारे जो रोगाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, और सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन्हें किसी न किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी भी प्रकार के माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। और सूक्ष्म जीव होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन जिन्हें हम हमेशा से पढ़ते हैं या जो आमतौर पर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो अधिकांशतः पाए जाते हैं, वो 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि विषाणु, वायरस, जैसे कि कृमि, और इसके अलावा जैसे कि प्रोटोजोआ। ठीक है, और
इसके अलावा जैसे कि कर्मियों में भी गोल कर्मी हो गए, एस्केरिस हो गया, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो किसी न किसी रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन चार पांचों में से ही हमें ज़्यादातर रोग जो है उत्पन्न होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये ह्यूमन डिजीज में अधिकांशतः जैसे कि जीवाणु हो गए, जैसे कि विषाणु हो गए, और जैसे कि कवक हो गए, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गए, जैसे कि कृमि हो गए, इन पांचों सूक्ष्म जीवों से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में अधिकांशतः अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं प्रतिजन यानी कि एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं? तो ये देखिए, ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि आरबीसी तथा रोगाणु की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि मुख्यतः आरबीसी की सतह पर एंटीजन होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है, इनका यहाँ पे लिखना है हमें कार्य, तो ये कार्य क्या करवाते हैं या क्या करते हैं? वो ये है कि एंटीबॉडीज का निर्माण करवाते हैं, यानी कि एंटीजन ही उत्तेजित करता है, या एंटीजन की प्रेरणा से ही या एंटीजन की क्रिया से ही उसके विपरीत जो कार्य करता है और जो उत्पन्न होता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी अपने आप नहीं होता है, जब एंटीजन की क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया के रूप में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ये एंटीजन है जो प्रतिजन है, और एंटीबॉडी है जो एंटीजन के हमेशा खिलाफ कार्य करती है, यानी कि हमेशा इसके विरुद्ध कार्य करती है, वो है एंटीबॉडी। इसीलिए एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होती है या एक रिएक्शन के रूप में पूरी क्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी वही विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो कि डब्ल्यूबीसी की बी लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित की जाती है। एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सतह पर होते हैं। जब एंटीजन की क्रिया होती है तो इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप, जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप हमें एंटीबॉडी का निर्माण देखने को मिलता है। और ये डब्ल्यूबीसी वाइट जो ब्लड सेल होती है, इसकी एक ब्रांच होती है, इसका एक प्रकार होता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट द्वारा यह निर्मित की जाती है। साथ में इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। ग्लोबिन जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में देखा है, प्रोटीन है, एक प्रोटीन का प्रकार है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी के प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्यतः एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। इसके आगे लगा होगा IgA, IgM, IgG, IgD और IgE। इस Ig का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। Ig का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D और इम्यूनोग्लोबिन E। इनके अलग अलग कार्य हैं। IgG के बारे में अगर चर्चा करें तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और 70 से 80% ये हमें देखने को मिलती है। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनमें IgG हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है IgA। तो IgA वो होता है जो कोलेस्ट्रॉम में पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉम वो होता है जो मतलब प्रेग्नेंट के बाद जो माता के स्तनों से जो खीस यानी कि जो दूध निकलता है उससे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। और ये कोलेस्ट्रॉम बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और इसे पूर्ण पोषण कहा जाता है एक बच्चे के लिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है। और इस कोलेस्ट्रॉम में IgA एंटीबॉडी होती है, और ये IgA एंटीबॉडी ही एक जो शिशु होता है उसमें सबसे पहले डेवलप होने वाली एंटीबॉडी होती है। साथ में IgM, नेक्स्ट है IgM के बारे में ये ध्यान रखना है, M मतलब मैक्रो और मैक्रो मतलब सबसे बड़ा। तो IgM होती है सबसे बड़ी एंटीबॉडी, और IgA होती है जो कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है, एक शिशु में सबसे पहले डेवलप होती है। और एक होती है IgG मतलब सर्वाधिक रूप से यानी कि 70 से 80% टोटल एंटीबॉडी का भाग बनाती है। नेक्स्ट है IgD और एक और है IgE। और E फॉर एलर्जी याद रख लेना, एलर्जी के विरुद्ध कार्य करती है। विरुद्ध का तात्पर्य तो इतना समझना कि एंटीबॉडी हमेशा खिलाफ कार्य करने के लिए होती है, यानी कि हमारी बॉडी को मेंटेन करती है
हमारी बॉडी को रोगाणुओं से बचाती है। जब रोगाणु यानी कि जो एंटीजन के रूप में रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनको मारने या उनको नष्ट करने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी बॉडी में डेवलप होती है एंटीबॉडी। और इन एंटीबॉडी के होते हैं 5 प्रकार, IgG, A, M, D और E। M यानी कि मैक्रो यानी कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgM, IgG यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, अबाउट 70 से 80% मात्रा में पाई जाने वाली होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है IgA जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल में होती है, ठीक है, और शिशु के लिए एक इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये माँ के दूध में यानी कि जो खीस निकलता है, जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है उसमें इनबिल्ट होती है, ठीक है। और IgE का ध्यान रखना है, E फॉर एलर्जी यानी कि एलर्जी के खिलाफ, क्योंकि एंटीबॉडी तो हमेशा खिलाफ ही कार्य करेगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, एंटीबॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो कि एंटीजन के खिलाफ डेवलप होती है और बी लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये WBC के 5 प्रकारों में से 2 प्रकार है, ठीक है। अदर प्रकार जैसे कि मोनोसाइट होती हैं और अदर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इनको साथ में क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसा कि हमने ग्लोबुलिन के बारे में पहले देखा है इससे पहले वाली क्लास में कि प्रोटीन का एक प्रकार होता है। प्रोटीन के 3 प्रकार थे, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये संयुग्मी प्रोटीन के प्रकार थे ग्लोबुलिन, ठीक है। इसके अलावा एल्बुलिन भी था, ओके। एल्बुलिन जो होता है वो प्रसारण में और ग्लोबुलिन जो होता है प्रतिरक्षा में। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है। तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है उसका मेन कार्य होता है प्रतिरक्षा करना, ठीक है। और एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है उसका मेन कार्य होता है परासरण क्रियाएं, ऑस्मोसिस जो रिएक्शन होती है, एक्टिविटीज होती है, उनमें मुख्य भूमिका निभाना। साथ में 5 प्रकार की होती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मानव रोग, तो मानव स्वास्थ्य की डेफिनेशन हमने देखी, एंटीबॉडी एंटीजन हमने देखा किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनके कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है मानव रोग। मानव रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे रोग जो बच्चे में जन्म से ही साथ में आते हैं, जिन्हें आनुवंशिक या गुणसूत्रीय प्रकार भी कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, या तो गुणसूत्रीय में जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में उनमें विकारों के कारण, या फिर जेनेटिकली आते हैं। ये जन्म के साथ आते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है जन्मजात। नेक्स्ट है उपार्जित। उपार्जित यानी कि एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड यानी कि जिनको अर्जित किया जाता है जन्म के बाद, जो वातावरण से मिलते हैं यानी कि प्राप्त होते हैं वातावरण से, वो होते हैं उपार्जित। और इनके भी 2 प्रकार होते हैं, या तो वे होंगे संक्रामक या होंगे असंक्रामक। संक्रामक वे होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी न किसी माध्यम से, जीवाणु वगैरह किसी न किसी माध्यम से, वायु, हवा, मतलब किसी के भी माध्यम से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं यानी कि संचरित होते हैं, तो वे होंगे संक्रामक। जैसे कि कुछ एग्जांपल लिया है हमने, रेबीज हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, ये वायरस के कारण होते हैं। तो कोई सा भी माध्यम हो सकता है, किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में रोग ट्रांसफर होते हैं तो वे संक्रामक होते हैं। और अदरवाइज अगर जैसे कि कैंसर है और हार्ट अटैक है, ये ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अगर संपर्क में आता है तो उसके कारण ये रोग उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब ये अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं तो यानी कि ये असंक्रामक है, ठीक है। असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग ये किनके प्रकार हो गए, उपार्जित रोगों के प्रकार। तो हमने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, या तो होंगे अर्जित जन्मजात, जो कि जन्म के साथ ही जब वो बच्चा पैदा होता है तो उससे गर्भ से ही वो रोग मिलते हैं, तो वो जैसे कि आनुवंशिक रोग हो गए और गुणसूत्रीय रोग हो गए। अदरवाइज होते हैं उपार्जित। उपार्जित मतलब एक तो संक्रामक और एक असंक्रामक। ये रोग तो हमने, रोगों के इन प्रकारों को तो हमने शुरू से पढ़ा है, तो ये लगभग ये तो सभी को याद होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं। संक्रामक रोग बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है इनके माध्यम के बेस पे कि किन माध्यमों से फैलने वाले रोगों को अलग रखा जाए और किन को अलग रखा जाए। तो जैसे कि सबसे पहले है कि विषाणु जनित रोग।
यानी कि जो वायरस की वजह से फैलते हैं जो रोग, उनको कहते हैं विषाणु जनित रोग। और विषाणु जनित रोग जो होते हैं उनमें पहला है रेबीज। और रेबीज जैसे कि कुत्ते के काटने से हो जाता है, और होने का जो मेन रोग कारक है वो है रेब्डोवायरस। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रेबीज बताइए किस प्रकार का एक रोग है, यानी कि वायरस जनित रोग है, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित, कृमि जनित। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि रेबीज एक वायरस जनित रोग है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि रेबीज किस वायरस से होता है। अगर ये वायरस जनित है तो ये किस वायरस से होता है, तो ये होता है रेब्डो वायरस से। ठीक है, और किन के काटने से होता है या किन और भी माध्यम से होता है, तो उसका रीजन है पागल कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते के अलावा बहुत सारे अदर जानवर भी होते हैं जिनकी वजह से रेबीज हो जाता है, जैसे कि बंदर भी है। इनमें रेबीज होने का अदर रीजन बंदर भी है, लेकिन अधिकांशतः हम ये पढ़ते आए हैं। साथ में टीके की खोज का एक क्वेश्चन बन जाता है कि रेबीज का जो टीका है वो सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया, ये किसके द्वारा खोजा गया। तो उन वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्चर, जो किण्वन के नाम से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के नाम से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। एक टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है हाइड्रो मतलब यानी कि जल, और फोबिया यानी कि डर। फोबिया साइंस में एक वर्ड है जिसका मतलब हमेशा होता है डर। साइंस की एक टर्म है हाइड्रो। हाइड्रो यानी होता है जल, और फोबिया यानी होता है डर। यानी कि इसे जल भीति रोग भी कहा जाता है, या जल से इसमें जब ये मरीज होता है, जब रेबीज से पीड़ित कोई व्यक्ति मरीज होता है तो वो हाइड्रोफोबिया रोग से ग्रसित होता है। यानी कि हाइड्रोफोबिया इसी का रूप है, यानी कि उसे जल से बहुत भयंकर डर लगता है, इसीलिए इसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। ये इसका एक लक्षण है। रेबीज के रोगी को पहचानने का ये एक लक्षण है कि उसे जल से बहुत ज्यादा डर लगता है। टीके की खोज अच्छा क्वेश्चन बनता है। लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज। हाइड्रोफोबिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ में रेब्डोवायरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और रेबीज एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये इसमें एक रोग में से 4 क्वेश्चन मुख्यतः पूछे अब तक बहुत बार पूछे गए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है कि इन स्लाइड्स में मैंने वही नोट्स लिखे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या 90 to 95% रिकवरी हमारी इन स्लाइड्स के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, तो क्विक रिवीजन सीरीज है। आगे चलते हैं। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, यह भी एक वायरस जनित रोग है। चेचक जिनकी वजह से त्वचा पर धब्बे रह जाते हैं, ये इनके लक्षण है। और इनके जो चेचक रोग होता है, इसका जो वायरस होता है वो होता है वेरियोला। वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। इनमें कंफ्यूजन होने का थोड़ा सा ज्यादा चांस रहता है, वेरिसेला और वेरियोला वायरस। स्मॉल पॉक्स में एस है और यहाँ पर वेरिसेला मत करना, एस के उल्टा याद रखना, वेरिसेला इसमें नहीं है बिल्कुल, और वेरियोला वायरस है। ठीक है, मैं तो ये अपनी अपनी खुद की ट्रिक हो सकती है, मैं तो ये याद रखता था कि स्मॉल की वजह से, एस की वजह से इसमें वेरिसेला में नहीं करना है। बस एक कैसे भी एक कनेक्शन कर लो याद रखने का, बस अपने खुद को याद होना चाहिए। ट्रिक अपनाने की कोई एक यूनिवर्सल कोई वजह नहीं है कि कोई भाई जैसे कि और अदर जो भी लोग जो ट्रिक का जो यूज कर रहे हैं वही हम करें। खुद के हिसाब से, खुद का माइंड, सबका माइंड अलग अलग है, सबको अपने हिसाब से याद होता है, किसी न किसी एक कारण की वजह से याद होता है। जैसे कि मैंने तो अपने हिसाब से ये एस के विरुद्ध माना था कि जिसमें इसमें स्मॉल बॉक्स में एस है तो उसमें वेरिसेला नहीं आएगा, वेरियोला आएगा। साथ में नेक्स्ट देखिए इसमें टीका। तो एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक जिन्हें टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ द वैक्सीनेशन भी इन्हें कहा जाता है, और वैक्सीन बनाने का सबसे पहले कार्य जो किया था वो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सबसे पहले टीका किसका बना था? टीका बना था सबसे पहले चेचक का। ठीक है, सबसे पहले टीका बना था चेचक का। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज तो बहुत बाद में की थी। तो सबसे पहले टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ द वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो हमने देखा कि चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स यानी कि किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस से होता है, ना कि वेरिसेला वायरस से।
नेक्स्ट छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है, ठीक है, और इसका वायरस होता है वेरिसेला वायरस। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ डिटेल में चर्चा की कि वेरियोला और वेरिसेला में कंफ्यूज नहीं होना है। वेरियोला चेचक में है और वेरिसेला छोटी माता में यानी कि चिकन पॉक्स में है। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू। तीनों प्रकार के फ्लू रोग किन किन वायरस से होते हैं? तो बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 वायरस से होता है। H5N1 वायरस से होता है बर्ड फ्लू। H5N1 वायरस से बर्ड फ्लू होता है। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू और आई फ्लू होता है H7N1 की वजह से और स्वाइन फ्लू होता है H1N1 की वजह से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों फ्लू में है स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 वायरस से, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बर्ड फ्लू H5N1 वायरस की वजह से। आई फ्लू का कभी लगभग मैंने तो क्वेश्चन देखा नहीं है और ज्यादा क्वेश्चन बना भी नहीं है। सबसे ज्यादा बना है स्वाइन फ्लू का और फिर बर्ड फ्लू का। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी अलग अलग प्रकारों का है। हेपेटाइटिस भी एक कॉम्प्लेक्स रोग होता है यानी कि इसमें भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। इसे यकृत शोथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है ये लीवर को डैमेज करता है, लीवर को ही प्रभावित करता है, इसीलिए इसे यकृत का शोथ कहा जाता है। शोथ यानी कि रोग, जो लीवर का रोग है यानी कि यकृत का जो रोग है उसे कहा जाता है यकृत शोथ या हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो बी होता है इसमें भी मैंने कहा जैसे कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स का रूप होता है, इसमें भी बहुत सारे होते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत सारे होते हैं। तो हेपेटाइटिस जो बी है ये सबसे खतरनाक प्रकार है, इसका सबसे डेंजरस प्रकार जो है हेपेटाइटिस बी है और इसे ही पीलिया कहते हैं, और यानी कि इससे ही पीलिया रोग होता है। और पीलिया रोग जैसा कि हम बहुत बार सुनते हैं, पीलिया रोग कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है। मतलब ये तो साबित होता है कि इससे ये तो देखने को मिलता है कि हेपेटाइटिस जो बी है ये सबसे खतरनाक एक प्रकार है पूरे प्रकारों में से, जितने भी हेपेटाइटिस के प्रकार हैं इससे होता है पीलिया रोग, ठीक है। और सबसे ज्यादा डैमेज करता है, सबसे ज्यादा केवल प्रभावित करता है यकृत को, क्योंकि नाम इसका हेपेटाइटिस है यानी कि यकृत शोथ है। तो छोटी माता वेरिसेला वायरस, बर्ड फ्लू H5N1, आई फ्लू H7N1, स्वाइन फ्लू H1N1 और साथ में हेपेटाइटिस यानी कि यकृत शोथ। एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एड्स। एड्स एक पर्टिकुलर एक रोग नहीं है, बहुत सालों से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 7th 8th से ही इसकी शुरुआत हो जाती है क्लासों में। बहुत बार इसको हमने पढ़ा है, लगभग हर एग्जामों में बहुत बार इसे पूछा भी गया है और इससे मल्टी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं। एड्स यानी कि इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है एक रोगों का समूह, डेफिशिएंसी होता है किसी न किसी प्रकार की कमी से, यानी कि एक्वायर्ड यानी कि उपार्जित इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि यह एक कमी है, और सिंड्रोम यानी होता है रोगों का समूह। इम्यूनो यानी होता है हमारी प्रतिरक्षा, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये। HIV का मतलब है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ पे कई बार ऑप्शन में ये भी देखने को मिल जाता है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस की जगह केवल ये ना देखे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी दिया जाता है। हम MCQ करेंगे जब, उसमें एक क्वेश्चन है कि इसकी जो HIV की जो फुल फॉर्म पूछी गई है उसमें
सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ऐसा नहीं है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस की जगह है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो डेफिशिएंसी वर्ड अगर इसमें ऐड हो जाता है तो उससे बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार पूछ लिया जाता है, एक एलडीसी के एग्जाम में इसकी जो फुल फॉर्म पूछी थी उसमें लगभग 4 ऑप्शनों में डेफिशिएंसी वर्ड इंक्लूड था। तो वहां पे उसकी फुल फॉर्म थी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या नॉर्मली हम देखें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एसएसआरएनए होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसएसआरएनए यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक कुंडलित आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और ये करता है टी लिम्फोसाइट को प्रभावित। टी लिम्फोसाइट, इससे पहले आया था बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण कर रही थी? बी लिम्फोसाइट निर्माण किसका कर रही थी? एंटीबॉडी का। यह भी एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये टी लिम्फोसाइट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है एड्स का वायरस, एचआईवी वायरस। और इसके बारे में एक मोस्टली ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये एक रिट्रोवायरस है, यानी कि ये एक पश्च विषाणु है। हिंदी में कई बार इसे पश्च विषाणु भी दे देते हैं। ठीक है, और रेट्रोवायरस भी हिंदी में ही डायरेक्टली एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि इसमें होता है आरएनए से डीएनए का निर्माण। अगर हम देखें तो नॉर्मली डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं, यानी कि पश्चगामी, जो कि पीछे की तरफ चलता है। ठीक है, एड्स के बारे में जीएस के नॉर्मल क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि एड्स दिवस और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जन्म यानी कि एड्स का जन्म यानी कि एड्स का सबसे पहला जो मरीज है वो अफ्रीका में देखने को मिला, वर्ल्ड वाइड देखें। और इसकी खोज करी मोंटेगनाइन ने। साथ में प्रथम रोगी अगर अपन देखें तो सबसे पहले मिला यूएसए में, यानी कि इसका जन्म तो अफ्रीका में हुआ, लेकिन इसका जो प्रथम रोगी मिला वो यूएसए में देखने को मिला 1981 में। अगर भारत में बात करी जाए तो चेन्नई में मिला 1986 में। और भारत में भी अगर अपने राज्य राजस्थान में बात करी जाए तो ये मिला पुष्कर में। पहला जो रोगी है भारत में चेन्नई में मिला 1986 में। वर्ल्ड वाइड देखे तो 1981 में यूएसए में मिला, और राजस्थान में देखे तो पुष्कर में मिला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पहले तो इनकी फुल फॉर्म एड्स की और एचआईवी की, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और टी लिम्फोसाइट को ये प्रभावित करता है। साथ में इसे ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस है, यानी कि वायरस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें ये रेट्रोवायरस है एचआईवी। ठीक है, नेक्स्ट, संचरण किस प्रकार से होता है? तो ये संक्रमित सुई से होता है, रक्त से होता है, सुई से होता है, जनन से होता है। जनन जो द्रव्य होते हैं उनसे होता है, यानी कि जनन द्रव्य जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान होते हैं उनकी वजह से होता है, यानी कि लैंगिक संपर्क की वजह से भी मुख्यतः ये होता है। अगर इनके टेस्ट की बात करी जाए कि इनके टेस्ट किस किस प्रकार से किए जाते हैं, तो एक तो होता है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक होता है एलाइजा। इनकी सबकी फुल फॉर्म भी, दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि इससे अरबों प्रतियां, अरबों फोटोकॉपी इससे बना ली जाती हैं इस मशीन से, इस पीसीआर प्रक्रिया से। एक टेस्ट होता है एलाइजा, और एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। और एक टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट, इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को बार बार पूछा जाता है। एड्स में से कई प्रकार के 5-6 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, जिनमें से किसी न किसी एक को तो पूछ ही लिया जाता है। एक टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और इस वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मतलब है कि निश्चयात्मक टेस्ट, यानी कि बिल्कुल डेफिनेटली ये टेस्ट होता है, यानी कि अगर इसमें मरीज अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका मतलब है कि उसे एड्स हो गया है। ये अंतिम रूप से किया जाने वाला टेस्ट है, फाइनली टेस्ट है, जिसे निश्चयात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। तो एड्स के लगभग हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। एलाइजा की फुल फॉर्म पूछ ले, या पीसीआर की फुल फॉर्म पूछ ले, इसका निश्चयात्मक परीक्षण वेस्टर्न ब्लॉट पूछ ले, इनके अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट हैं। और संचरण का रीजन पूछ लेते हैं कई बार स्टेटमेंटली,
जैसे कि मानव मतलब जो संक्रमित रक्त है या संक्रमित सुई है, एक सुई को ही बार बार बहुत सारे मरीजों में का यूज करना, या फिर लैंगिक संपर्क में आने की वजह से, जनन द्रव्यों के आदान प्रदान होने की वजह से भी ये रोग हो जाता है। तो एड्स में हमने देखा लगभग 5, 6 या 7 प्रकार के क्वेश्चन तो लगभग बनते ही हैं, उनमें से एक न एक टाइप तो पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार एक तरह से जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाती है और उनकी वजह से काफी प्रतिरक्षा और काफी कमजोरी आ जाती है, जिसकी यानी कि इतनी कमजोरी आ जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे सारी हड्डियां टूट गई है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहा जाता है। इसके वायरस का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत बहुत बार इसको पूछ भी लिया जाता है। इसका वायरस है फ्लेवी वायरस है, इसका वायरस है फ्लेवी वायरस, लेकिन इसका रोग वाहक अलग है। जैसे कि मलेरिया में होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसमें होता है मादा एडिज इजिप्टी मच्छर, या तो मादा एडिज मच्छर दे दे या पूरा भी दे सकता है कि मादा एडिज इजिप्टी मच्छर। इसका जरूर ध्यान रखना, ये रोग वाहक है और वायरस पूछे तो फ्लेवी वायरस है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार, प्लेटलेट्स की संख्या इसमें डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, काफ़ी कमजोरी इसमें फील करता है मरीज, और इसके वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस, और इसका जो वाहक है, जो फैलाने वाला जो रीजन है, कौन कारण है जो माध्यम है, वो रोग वाहक इसका है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। ठीक है, एक बार क्विक रीडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका सार्स। ये जो सार्स है इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इनकी हिंदी में फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो एज इट इज इसी वर्ड को सिर्फ हिंदी में टाइप कर दिया जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वैसे भी बायोलॉजी या अगर अपन पूरी साइंस में बायोलॉजी को देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी होती है वो मैक्सिमम यूज होती है इंग्लिश में, और इसी की इंग्लिश को एज इट इज हिंदी कर सिर्फ टाइप करके दे देते हैं, हिंदी में उसका अर्थ नहीं करते हैं, उसी इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको सिर्फ हिंदी में टाइप करके दे देते हैं। या फिर भी बाइलिंगुअल पेपर होता है, बाई लैंग्वेज में आता है, वो हमें याद रखना है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वायरस है रोग है चिकनगुनिया, इसका वाहक भी होता है मादा एडिस इजिप्टी मच्छर। तो चिकनगुनिया और डेंगू हमने कई बार देखा होगा कि जब डेंगू होता है तो साथ में ही चिकनगुनिया रोग भी, उसका भी चिकनगुनिया रोग का भी वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि दोनों रोग कई बार एक साथ हो जाते हैं। उसका रीजन है कि इनका रोग वाहक जो है सेम है, इसीलिए दोनों रोग के मरीज एक साथ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है पक्षघात। पक्षघात तो काफ़ी कम सुना होगा, पोलियो। पोलियो बहुत बार, और छोटे थे तब से ही पोलियो तो लगभग सुनते हैं। सब रोगों में पोलियो तो सबसे पहले सुनने वाला जो रोग है और सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला रोग है पोलियो, जिसे पक्षघात भी कहा जाता है। पक्षघात यानी कि पैरों में इनमें बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्म में वो चल नहीं पाते हैं, और इसे कई बार कोरोना वायरस भी कह दिया जाता है, और आमतौर पर इसे पोलियो वायरस ही कहा जाता है, और इससे पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है। और पोलियो दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, क्योंकि जीएस में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। 24 अक्टूबर को, प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन टीके लगाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पोलियो की टीके की खोज किसने की। दो वैज्ञानिकों नाम आते हैं, दो वैज्ञानिकों के, साल्क भी आता है और साबिन भी आता है। साल का थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में दोनों भी ऑप्शन भी दिए गए हैं। 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को, 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त देश
या पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित हो चुका था। तो 2014 में इंडिया को पोलियो से फ्री देश कर दिया गया था कि अब वहाँ पे पोलियो का कोई भी मरीज नहीं बचा है। लगभग सारे देश में अच्छे से वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक है, तो 27 मार्च 2014 को इंडिया पोलियो फ्रीली कंट्री बना। नेक्स्ट है मम्पस या गलसुआ रोग, यानी कि जब गलफड़े रोग भी हो जाते हैं, ग्रामीण लैंग्वेज में हम बोलते हैं पैरामिक्सो वायरस। इसका रीजन ध्यान रखना है, पैरामिक्सो वायरस। एक होता है मीजल्स यानी कि खसरा, और इसका रीजन होता है रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस रूबियोला वायरस। ठीक है, इस रूबियोला वायरस का ध्यान रखना है। और इस एक टीका होता है, कॉमनली टीका होता है, कॉमनली यानी कि संयुक्त रूप से टीका होता है एमएमआर टीका। एमएमआर टीके का नाम होता है मम्पस, मीजल्स और रूबेला। इन तीनों रोगों के लिए एक संयुक्त प्रकार का एक टीका होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें तीनों ही रोगों को एक साथ खत्म करने का टीका दिया जाता है एमएमआर, यानी कि मम्पस, मीजल्स और रूबेला। इन तीनों प्रकार के वायरस का इसमें खात्मा कर दिया जाता है। ठीक है, एमएमआर का टीका, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। बहुत सारे टीके होते हैं, बीसीजी, एमएमआर, बहुत सारे टीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्दी जुकाम। आमतौर पर जो सर्दी जुकाम लगती है वो भी एक वायरस जनित रोग है, और राइनो वायरस उसका रोग कारक होता है। कम से कम इस बात का तो जरूर ध्यान होना चाहिए राइनो वायरस का। नेक्स्ट है इबोला, नेक्स्ट है जीका, नेक्स्ट है निपाह, हर्पीज और कांगो जो फीवर होती है। ये 16 से लेके ये जो 20 तक के जो वायरस वाले जो रोग है, इबोला हो गया, जीका हो गया, निपाह हो गया, हर्पीज हो गया और कांगो फीवर हो गया, इनके वायरस का, ये रोग जन का नाम तो याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बार 4 ऑप्शनों में इनमें से एक ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ भी लिया जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है या है। तो सिर्फ इनको इतना ध्यान रखना है कि ये वायरस जनित वाले रोग हैं, इबोला, जीका, निपाह, हर्पीज और कांगो फीवर। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ एक ऑप्शन नहीं आने की वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मम्पस देखा हमने, खसरा देखा यानी कि मिजल्स देखा, और सर्दी जुकाम, इबोला, जीका, निपा, हर्पीज और कांगो फीवर, एमएमआर यानी कि मम्पस, मिजल्स और रूबेला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित मुख्यतः 3-4 प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि दाद यानी कि ट्राइकोफाइटोन कवक से दमा हो जाता है और खुजली हो जाती है और एथलीट फुट हो जाता है। एक दमा अलग है, बाकी तीनों प्रकार के जो रोग है इधर, जैसे कि दाद है, खुजली है, एथलीट फुट है, ये एक प्रकार के खुजली वाले ही रोग है। एथलीट फुट वो होता है कि जब एक एथलीट होता है जिसके मतलब बार बार दौड़ने से जो पसीना आता है जूतों में, उसकी वजह से ये रोग हो जाता है। तो ट्राइकोफाइटोन इसका एक कवक जिम्मेदार होता है, और दाद का जो जिम्मेदार होता है ट्राइकोफाइटोन कवक इसका जिम्मेदार होता है। इसमें कवकों के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि दाद, दमा, खुजली और एथलीट फुट ये एक कवक जनित रोग है। ठीक है, खुजली का एक अलग है स्केरस स्केबीज, स्केरस स्केबीज, इस बात का ध्यान रखें। तो दाद हो गया, दमा हो गया, खुजली हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये कवक जनित रोग हो चुके हैं। हमने मानव स्वास्थ्य से शुरुआत की थी। मानव स्वास्थ्य के बारे में देखा सबसे पहले। मानव स्वास्थ्य की WHO की क्या डेफिनेशन, WHO की फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर HQ, और उसकी स्थापना दिवस, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। साथ में रोगों के प्रकार देखे, जन्मजात हैं, उपार्जित हैं, उपार्जित है तो संक्रामक हैं या असंक्रामक हैं, और जन्मजात है तो किस प्रकार के हैं, आनुवंशिक हैं या गुणसूत्रीय विकारों से उत्पन्न होने वाले हैं। परंतु अभी तक ये चल रहा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो एक दूसरे रीजन से फैलते हैं, माध्यम से फैलते हैं। तो संक्रामक रोगों में हमने वायरस जनित रोग देख लिए, कवक जनित रोग देख लिए। अब हम देखेंगे प्रोटोजोआ जनित, और इसके बाद में कृमि जनित, इसके बाद में जीवाणु जनित रोग। आइए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग।
प्रोटोजोआ जनित रोगों में सबसे पहला जो रोग होता है वो होता है पायरिया, फिर होता है अफ्रीकन निंद्रा रोग, अफ्रीकन निंद्रा रोग के बाद में अमीबियासिस या पेचिस, और नेक्स्ट होता है कालाजार। बहुत बार इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, कालाजार या अमीबियासिस या अफ्रीकन निंद्रा, पायरिया। ठीक है, पायरिया मतलब इनमें मसूड़ों का फटना इसका सबसे ज़्यादा लक्षण होता है या सबसे ज़्यादा प्रभावित कारण होता है। और नेक्स्ट अफ्रीकन निंद्रा रोग, अफ्रीकन निंद्रा रोग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका रोगाणु कौन है, तो इसका रोगाणु है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, और इसका वाहक जो एक फ्लाई है यानी कि एक मक्खी है उसका नाम है सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई इसका रोगवाहक है और इसका रोगाणु है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट है हमारे पास अमीबाइसिस या अमीबियासिस, या जिसे पेचिस भी कहा जाता है, और इसका रोगाणु है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके रोगाणु का क्या नाम है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार का जो रोगाणु है वो है लेशमानिया डोनेविनाई या लेशमानिया डोनेविनी, और इसकी जो मक्खी है यानी कि वाहक है वो कौन सी मक्खी है, सैंड फ्लाई। तो सबसे ज़्यादा जो रोगों में जो कन्फ्यूजन होने का जो चांस रहता है वो होता है प्रोटोजोआ जनित में। पायरिया इंपॉर्टेंट रोग है, साथ में अफ्रीकन निंद्रा, जिससे 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि पहले तो ये कि अफ्रीकन निंद्रा किस प्रकार का रोग है, प्रोटोजोआ जनित। नेक्स्ट ये है कि किस प्रकार कौन से रोगाणु है, तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है। इसमें कौन सा वाहक होता है, वो सीसी फ्लाई होता है। नेक्स्ट है अमीबियासिस या पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। नेक्स्ट है कालाजार, कालाजार में लेशमानिया डोनेविनाई होती है जो वाह इसका रोगाणु होता है, और साथ में वाहक होता है जो सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी यानी कि रेतीली जो मक्खी होती है वो इसका वाहक होती है। तो प्रोटोजोआ जनित में आप क्विक रिवीजन कीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मलेरिया। मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित में मोस्ट रोग है, और इसके रोगाणु का नाम तो आप सबको पता ही है, रोग वाहक का नाम तो आप सबको पता ही है, कौन सा मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर। डेंगू में कौन सा था, मादा एडिस एजिप्टी। चिकनगुनिया में कौन सा था, मादा एडिस एजिप्टी। इसका रोगजनक जो होता है प्लाज्मोडियम, इसका रोगजनक होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अलग होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम अलग होता है, 3-4 इसके प्रकार अलग अलग होते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाला जो मलेरिया है उसे मस्तिष्क बुखार भी कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा जानलेवा मलेरिया का एक प्रकार है फैल्सिपेरम। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, फैल्सिपेरम जो प्लाज्मोडियम जो फैल्सिपेरम है ये मलेरिया का एक ऐसा प्रकार है तो मलेरिया ही रोग ही है, लेकिन ऐसा प्रकार है जो सबसे ज़्यादा घातक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ठीक है, और आमतौर पर जो मलेरिया होता है वो होता है वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेकिन प्लाज्मोडियम जो फैल्सिपेरम है इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये मस्तिष्क बुखार है और सबसे ज़्यादा घातक होने वाली बुखार है, ये सबसे ज़्यादा घातक होने वाला मलेरिया का एक टाइप है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया दिवस इंपॉर्टेंट है 25 अप्रैल, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर और एड्स दिवस 1 दिसंबर, तीनों का जरूर ध्यान रखना। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, एड्स 1 दिसंबर, और मलेरिया है 25 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रामक अवस्था। इसकी संक्रामक अवस्था को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। संक्रामक अवस्था का मोस्टली ध्यान रखना है स्पोरोजाइट अवस्था, अंतिम अवस्था यही होती है, आई थिंक जाइगोट से स्टार्ट होती हैं और स्पोरोजाइट पर रुकती है, इसका ध्यान भी रखना है आपको। कई बार इनके संक्रामक अवस्थाओं के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, 4-5 इसकी संक्रामक अवस्था होती है, जाइगोट से स्टार्ट होती है और स्पोरोजाइट पर ये रुकती है, तो ये संक्रामक अवस्था इसे कहा जाता है
स्पोरोजाइट अवस्था को। इसमें एक औषधि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुनेन, यानी कि सिनकोना एक वृक्ष है, एक सिनकोना नामक एक वृक्ष है जो कुनेन भी कहा जाता है जिसे। इसकी छाल मलेरिया की सबसे प्रभावी औषधि मानी जाती है। और इनके बचाव जैसे कि गैम्बूसिया मछली होती है, ये गैम्बूसिया मछली होती है जो ये मादा एनाफिलिस जो मच्छर होते हैं उनको ये खा जाती है, यानी कि उनको ये पनपने नहीं देती है। तो ये जैसे कि नालियों में केरोसिन डाल देना, या फिर एक गैम्बूसिया मछली होती है, ये इस एनाफिलिस को पनपने नहीं देने वाली चीज़ है। जैसे कि मछली ये खा जाती है, और साथ में अगर अपन आमतौर पर ग्रामीण एरिया में हम सभी ने देखा कि केरोसिन नालियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नालियों में जो पानी के ऊपर एनाफिलिस मच्छर तैरते हैं या पनपते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और मलेरिया से उस प्रकार बचा भी जा सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट और लास्ट रोग बचता है ल्यूकेरिया, श्वेत प्रदर। ये ल्यूकेरिया जो रोग है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। प्रोटोजोआ जनित लगभग रोग ये खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे कर्मी जनित। ठीक है, कर्मी जनित रोगों में सबसे पहला रोग है फील पाँव। ये फील पाँव जिसे फाइलेरियासिस भी कहा जाता है, हाथी पाँव रोग भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तीनों रोगों में, तीनों नामों में से कोई सा भी एक नाम दे देते हैं। इसका जो रोगाणु है वो है वुचेरिया ब्रैंकोफ्रंटाई। इसका रोगाणु का नाम है वुचेरिया ब्रैंकोफ्रंटाई। ठीक है, और इसकी वाहक जो है, इसको जो फैलाता है वो है क्यूलेक्स मच्छर। तो हमने देखा है जब से ये सारे रोग जितने भी हैं इनके अधिकांश जो रोग वाहक होते हैं लगभग, जैसे कि प्रोटोजोआ जनित हो गए या फिर हम कर्मी जनित देख रहे हैं, इनमें मच्छर ज़्यादा है। ठीक है, या किसी में सैंड फ्लाई, किसी में सीसी फ्लाई, और यहाँ पर है क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। और इसका रोगाणु है वुचेरिया ब्रैंकोफ्रंटाई। ठीक है, एक रोग होता है एस्केरियासिस, एक रोग होता है नारू रोग, एक रोग होता है नारू रोग। नारू रोग जो होता है ये किस रोगाणु की वजह से होता है? ड्रैकन प्लस की वजह से। ठीक है, एक होता है टीनियासिस, और इसका रोगाणु का नाम है टीनिया सोलियम। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोग है वो है हाथी पाँव, फील पाँव, फाइलेरियासिस, जिसके रोगाणु का नाम है वुचेरिया ब्रैंकोफ्रंटाई, जिसके वाहक का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। एस्केरियासिस नेक्स्ट रोग, फिर नारू रोग, फिर टीनियासिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कर्मी जनित ये रोग हैं। नेक्स्ट चलते हैं जीवाणु जनित रोग। तो हमने वायरस जनित रोग देखे, हमने कवक जनित रोग देखे, हमने प्रोटोजोआ जनित देखे, फिर कर्मी जनित देखे, और पांचवें प्रकार का सूक्ष्म जीव जो बचता है वो होता है जीवाणु, और इसकी वजह से भी बहुत सारे रोग होते हैं। ठीक है, तो जो रोग वाला जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इनमें से बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के रोगाणु या माध्यम पूछा जाता है, किससे जनित है, वायरस से है, जीवाणु से है, प्रोटोजोआ, कवक वगैरह, कर्मी, कोई सा भी। ठीक है, तो जीवाणु जनित जो रोग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेग, और इसे कहा जाता है काली मौत। ठीक है, काली मौत भी इसे कहा जाता है। और पेस्टिस से याद रखना, चूहे के जो पिस्सू होते हैं उससे याद रखना पेस्टिस, ये चूहे के पिस्सुओं से ही फैलता है। ठीक है, तो प्लेग एक महामारी भी आई थी भारत में, और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, इसलिए इसे काली मौत भी कहा जाता है। और पेस्टिस पिस्सू से याद रखना, चूहे के पिस्सुओं से होती है, तो इन पिस्सुओं से याद रखना पेस्टिस। तो यार्सीनिया पेस्टिस इसके रोगाणु का नाम है। नेक्स्ट रोग है हेजा। हेजा का मुख्य जो रोगाणु है वो है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। एक रोग है टिटनेस, और टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी से याद रखना आप
कभी कभी पूरा पूरा नाम भी दे देते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टिटेनी से हमें एक क्लू मिल जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसे जबड़े लोग, इसमें जबड़े लोग हो जाते हैं, यानी कि इससे लोक जो बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण है कि इसमें सबसे जो जल्दी लक्षण दिखाई देता है वो जबड़े होते हैं, वो लोक हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल वो अकड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक संयुक्त प्रकार से एक टीका चलता है डीपीटी, जैसा कि हमने शुरुआत में एमएमआर देखा, ये डीपीटी देख रहे हैं, बीसीजी भी देखेंगे। तो ये 3 प्रकार या 3 रोगों के लिए एक साथ कॉमन टीका बनाया जाता है, एक कॉमन वैक्सीन होती है। ठीक है, डीपीटी की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया भी एक रोग है जिसे गलगोटू भी कहते हैं, पार्टुसिस एक रोग है, काली खांसी जिसे कहते हैं। ठीक है, और एक टिटनेस जो कि हम देख रहे हैं। तो ये टिटनेस ऐसा रोग है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है। टिटनेस जब होता है तो उसका एक कारण होता है, जैसे कि जंग लगे हुए लोहे की चोट लग जाने की वजह से उसमें ये वायरस, ये जो जीवाणु है, ये पहले से ही पाया जाता है। तो अगर चोट के 24 घंटे के अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर अंदर, जब भी मोस्टली 24, 48, 72 घंटे के अंदर अंदर एक टीके का, इसका डीपीटी का टीका लगता है, या एक टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। इस इंजेक्शन को अगर लगा लिया जाता है तो इससे सेफ रहा जा सकता है। अदरवाइज इसमें कभी कभी संभावना होती है कि टिटनेस रोग हो सकता है अगर जंग लगा हुआ लोहा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए। तो इस प्रकार की सावधानी जरूर रखनी है। ठीक है, पढ़ने का मतलब भी तभी निकलता है जब पढ़ाई को हमारे दैनिक जीवन में उतार लिया जाए, या फिर दैनिक जीवन से संबंध करके इसको देखा जाए। वैसे भी विज्ञान जो है हमारे आसपास की चीज़ों से बनी हुई एक शाखा है, हमारी आसपास की चीज़ों का ही एक बिल्कुल व्यापक रूप में अध्ययन, जिसके लिए हम जो व्यापक रूप में जो अध्ययन करते हैं वो एक ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच का नाम ही साइंस है। ठीक है, मूलभूत चीज़ों के बारे में, हमारे आसपास के वातावरणीय चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें जिस ब्रांच में स्टडी की जाती हैं उस ब्रांच का नाम ही विज्ञान है। हमने देखा रोगाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इससे लोकजो बीमारी भी कहते हैं, यानी कि इसमें जबड़े लोग हो जाते हैं। और टिटनेस का एक इंजेक्शन होता है, संयुक्त रूप से भी होता है, डीपीटी 3 रोगों के लिए। टीबी, और टीबी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग। ठीक है, तो टीबी के चारों नाम बहुत बार अलग अलग रूप से पूछे गए हैं। टीबी की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो ट्यूबरकुलोसिस, या इसे तपेदिक भी कहा जाता है, इसे क्षय भी कहा जाता है, इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। इसके रोगाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी का टीका लगता है, कॉमनली टीका है 3 चीज़ों का। लेकिन इसमें वहाँ तो इसमें डीपीटी में या एमएमआर में हमने देखा था रोगों के नाम थे। एमएमआर में रोगों के नाम थे मीजल्स, मम्पस, रूबेला। डीपीटी में तीनों रोगों के नाम थे डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटनेस। परंतु यहाँ बीसीजी में 3 रोग नहीं है। ये बीसीजी का मतलब है बेसिलस, कामेट और गुएरिन। ये तीनों वैज्ञानिक हैं, इन तीनों ने मिलकर इस टीके का निर्माण किया, इसलिए उनके नाम पर इस चीज़ को, इस टीके को डेडिकेट किया गया है और उसका नाम रखा गया है बीसीजी, यानी कि बेसिलस, कामेट और गुएरिन। ठीक है, एक उपचार होता है डॉट्स उपचार, और इस डॉट्स उपचार में दिया जाता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि एक प्रकार की ये थेरेपी होती है, डॉट्स थेरेपी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डॉट्स थेरेपी किससे संबंधित है, तो टीबी से संबंधित है। डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक रोग होता है सिफिलिस। सिफिलिस एसटीडी रोग है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, यानी कि लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग हैं, उनमें से एक रोग है सिफिलिस। इसका नाम, इसका जो रोगाणु है उसका पीछे से, ये पीछे वाला जो नाम है बिल्कुल याद रखना, पैलिडम। क्योंकि देखो सारा नाम तो बिल्कुल याद होना जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक ट्रिक के रूप में या फिर एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में अपन याद रख सकते हैं, जैसे पीछे पैलिडम याद रख लिया। ठीक है,
इसके पीछे भी हमने बहुत सारे रोग ऐसे देखे हैं जिनके रोगाणु के नाम हम एक दो वर्डों में होते हैं लगभग, जिसमें से एक वर्ड हम याद कर सकते हैं। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि रिटन एग्जाम है, बिल्कुल ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ऑप्शनल क्वेश्चनों में तो देख इतना तो बिल्कुल आइडिया लग ही जाता है एक सिंगल वर्ड देखते ही, ठीक है। और एक जैसे कि हमने देखा कि एसटीडी रोग है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होता है, यानी कि लैंगिक जो संपर्कों से जो फैलते हैं वो वाले रोग है। नेक्स्ट टाइफाइड, और टाइफाइड का दूसरा नाम है आंत्रजवर। क्यों? क्योंकि टाइफाइड जो रोगाणु होता है या टाइफाइड जो रोग होता है, ये टाइफाइड रोग सबसे ज़्यादा पाचन को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे आंत्रजवर भी कहा जाता है, यानी कि आंत की बुखार कहा जाता है, यानी कि आंत को सबसे छोटी आंत बड़ी आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित ये करता है। इसीलिए ये बिल्कुल पाचन की जो बिल्कुल सिस्टमेटिक एक व्यवस्था होती है उसको ये बिगाड़ कर रख देता है, या इसमें चीज़ें अपचित होने लग जाती हैं। रोगाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, और टाइफाइड से याद रह जाएगा टाइफी। और एक टीका लगता है टेप टीका, और टेस्ट इसका विडाल टेस्ट। इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये विडाल टेस्ट, ठीक है। डॉट्स थेरेपी जो है टीबी से संबंधित है, टीबी को क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइफाइड, टाइफाइड को आंत्रजवर कहा जाता है। टाइफी, साल्मोनेला टाइफी इसका रोगाणु है। टेप टीका है। और विडाल टेस्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रखना है, मोस्टली बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है पार्टुसिस, जैसे कि हमने डीपीटी में देखा, डिप्थीरिया, पार्टुसिस, टिटनेस, तीनों के लिए एक कॉमन टीका है। और पार्टुसिस को काली खांसी भी कहा जाता है। और इसका जो रोगाणु है वो है बोटुडेला पार्टुसिस, तो इसमें पार्टुसिस से ही हमारा काम चल जाएगा, वही टीका है डीपीटी। तो डिप्थीरिया के लिए, पार्टुसिस के लिए, टिटनेस के लिए, ठीक है, तीनों के लिए ये चल जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में हमने सिफिलिस देखा, एसटीडी रोग है, उसी प्रकार एक और एसटीडी रोग है गोनेरिया, और गोनेरिया होता है निसेरिया गोनेरी से, ठीक है। और ये एक एसटीडी रोग है, तो गोनेरी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो पार्टुसिस, टाइफाइड और गोनेरिया हो गया, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। डिप्थीरिया गलगोटू बीमारी में गले में होती है सबसे ज्यादा, वही डीपीटी का टीका है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी से इसमें भी आराम से काम चल रहा है, याद हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सिंगल वर्ड पे अगर अपन कनेक्ट करके देखते हैं तो लगभग याद हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 ऐसे रोगाणुओं के नाम हैं जिनको थोड़ा सा अपन टिपिकली बोल सकते हैं, वही थोड़े टिपिक है, बाकी नॉर्मली और तो याद हो जाते हैं, कोई ना कोई हमें क्लू मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि निमोनिया हो गया, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियस का रोगाणु हो गया, इसे ब्लू बेबी रोग भी कहा जाता है, ठीक है। निमोनिया में शरीर नीला पड़ जाता है और छोटे छोटे बच्चों में इसे ज़्यादा देखा जा सकता है। अतिसार, अतिसार होता है ई कोलाई से। ई कोलाई हमारे बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक जीवाणु है, ई कोलाई, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इश्चेरिया कोलाई, ठीक है। और उपचार है ओआरएस घोल, ओआरएस घोल, ठीक है। डिप्थीरिया, निमोनी, अतिसार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य विषाक्तता, जो फूड पैकेट होते हैं, बहुत दिनों से बंद डिब्बे होते हैं, उनको खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। और इसका नाम है, रोगाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इस बोटुलिज्म को बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बोटुलिज्म पिछले 3-4 एग्जामों में पूछ लिया गया है, 2023-24 में भी। एंथ्रेक्स, एंथ्रेसिस से, बेसिलस एंथ्रेसिस से, ठीक है। और एक होता है कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं, जिसे लेप्रोसी भी कहते हैं, हैंसन, लेप्रोसिया, कुष्ठ रोग। और इसका रोगाणु है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी से लेप्री याद रख लेना, कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज। नेक्स्ट चलते हैं जीवाणु की खोज।
किसने की? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज की है लीवेनहॉक ने, तो विषाणु की खोज की है इवानोव्स्की ने। किसने की है? इवानोव्स्की ने। और इवानोव्स्की ने किसमें की? टीएमवी में, यानी कि टोबैक मोजेरो वायरस। टोबैक मोजेक वायरस। टीएमवी जो वायरस है, सबसे पहले टीएमवी वायरस की खोज की किसने? इवानोव्स्की। ठीक है, जैसा कि आपको समझ आ रहा है, जीवाणु की खोज लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, और जीवित सेल की खोज भी इन्होंने ही करी सबसे पहले, और विषाणु की खोज करी इवानोव्स्की ने सबसे पहले टीएमवी वायरस में। नेक्स्ट है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग ये हो गए जन्मजात रोग। अब तक हमने संक्रामक देखे, असंक्रामक में तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन सेंस वाली बात है, वे रोग जो एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते हैं, फैलते नहीं है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, किसी और प्रकार के बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो वो सब कैसे हैं? असंक्रामक। संक्रामक के बारे में हमने देख लिए, 5 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु, इन सभी की वजह से होने वाले रोग संक्रामक रोग। और वे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, वायु का मोस्टली माध्यम होता है। नेक्स्ट आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकारों में सबसे पहले विकार यानी कि रोग, और विकारों में सबसे पहले जो विकार है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो एक लिंग संलग्न रोग है। जरूर से जरूर इस बात का ध्यान रखना, लिंग संलग्न रोग है। यह एक रक्त स्रवण रोग है। हीमोफीलिया रोग ऐसा रोग होता है, जब ये रोग हो जाता है तो इसमें अगर एक बार व्यक्ति को ब्लीडिंग हो गई या चोट लग गई तो उसकी ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल रुकती नहीं है, यानी कि उसमें ब्लड में थक्का नहीं जम पाता है और उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है रक्त स्रवण रोग। स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, ठीक है, और पुरुष इस रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है वर्णांता। वर्णांता यानी कि वर्णांता ऐसा रोग है जिसमें मरीज को लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है मरीज। ये भी एक प्रकार का है तो लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग ही, लेकिन इसमें मरीज जो होता है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। जब लोको पायलट का एग्जाम देते हैं, जब उसमें सेलेक्ट होने वाले बच्चों का मेडिकल जरूर किया जाता है, और उस मेडिकल में भी विजन टेस्ट जरूर किया जाता है कि उसे किसी प्रकार की वर्णांता से वो, यानी कि वो जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टेड है वो इस रोग से तो ग्रसित नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन होती हैं वो मोस्टली लाल और हरे यानी कि रेड और ग्रीन सिग्नल पर ही चलती है। जब वो इसमें विभेद नहीं कर पाएगा तो वो ट्रेन चलाने के लिए भी बिल्कुल अनुपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दातर कोशिक अरक्तता। तो शॉर्टली इंग्लिश में ही ज़्यादा याद रखना बेहतर होता है, सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया यानी कि इसमें जो आरबीसी है ये जरूर ध्यान रखना, इसमें अंशाकार हो जाती हैं, और ये अलिंग गुणसूत्रीय रोग है। मोस्टली इसको याद रखना, अंशाकार हो जाती है कौन? आरबीसी। और जब आरबीसी अंशाकार हो जाएगी तो उसका आकार यानी कि पिचक जाएगी, वो आकार कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सब में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट रोग है फिनाइल कीटोनूरिया। यह भी एक अलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी रोग है। इस रोग में यह जरूर ध्यान रखना कि एक फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एक एंजाइम होता है जिसकी इसमें कमी हो जाती है। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एक एंजाइम होता है जिसकी इसमें कमी हो जाती है। और नेक्स्ट रोग है थैलेसेमिया। इसमें क्या होता है कि एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबुलिन श्रृंखला, हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन श्रृंखला की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है, यानी कि इसमें ग्लोबिन जो श्रृंखला है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, उसकी बनने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, इसके पहले हीमोफीलिया हो गया, वर्णांता हो गया, यह तो है आनुवंशिक रोग। इसके बाद लास्ट है गुणसूत्रीय विकार। ये भी है तो जन्मजात ही,
होने में ये भी आनुवंशिक रोग ही है, लेकिन ये गुणसूत्रों के बिल्कुल हेरफेर से या कमी या अधिकता से होने वाले रोग हैं। मोस्टली है डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र में अधिकता हो जाती है, यानी कि टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। आमतौर पर 46 होते हैं सामान्य, लेकिन जब 21वें गुणसूत्र में एक अधिकता हो जाती है तो 47 गुणसूत्र कुल मिलाकर हो जाते हैं। ठीक है, 47। एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, टोटल हो जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स वाई, क्योंकि देखिए सब नॉर्मली तो होते हैं 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, लेकिन जब इसमें एक और एक्स जुड़ जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि टोटल इसमें भी कितने हो गए, 47 हो गए। और डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि कितने हो गए, 47 हो गए। नेक्स्ट देखिए टर्नर से पहले देखिए एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें भी क्या होता है कि 18वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, तो टोटल इसमें भी हो गए 47। लेकिन एक रोग ऐसा है, एक सिंड्रोम ऐसा है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कमी होती है और इसमें एक एक्स गुणसूत्र लुप्त हो जाता है, तो टोटल बच जाते हैं 45, यानी कि 44 प्लस एक्स 0 है ये। ठीक है, एक्स ओ नहीं है, एक्स 0 है, क्योंकि नॉर्मली होता है 44 प्लस एक्स वाई, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जाता है महिलाओं में, तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाती है, ऐसी महिलाएं हो जाती। ठीक है, तो आज हमने देखा है बिल्कुल पूरे रोगों के बारे में, पूरे मानव स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी के बारे में हमने एक क्विक रिवीजन किया है, और इस क्विक रिवीजन के माध्यम से आप सभी को 1 घंटे के अंदर सारा जो रोग का टॉपिक है वो बिल्कुल डिटेल में मैंने डिफाइन करा है, डिटेल में आपके सामने से रखा है। तो बिल्कुल इसे आप भी अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। लगभग इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डाले हैं, ऐसे ही बिल्कुल साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। पटवार 2025 हमारा एक बिल्कुल टारगेट है जिसे हम अचीव करके रहेंगे, क्योंकि साइंस के उसमें 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं, परंतु जब सिलेक्शन होता है तो उसमें एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उस क्वेश्चन को नहीं करने से जो माइनस मार्किंग होती है पॉइंटों में 1/3 वाली, वो भी रोल अदा करती है। ठीक है, जय हिंद।